नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन की शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। जहां एक ओर पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है, वहीं इसी क्रम में कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परिसर में भी पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मियों और पुलिस कर्मचारियों ने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत जो है शहीद स्मारक पद पुष्प अर्पित कर और 2 मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद उपस्थित अधिकारियों ने पुलिस बल के उन जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 1 वर्ष के दौरान देश भर में पुलिस विभाग और केंद्रीय सुरक्षा बल के अनेक जवानों ने आतंकवाद और एक समान जो है इनका सामना करते वक्त इस कार्यक्रम के आयोजन में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पत्रकारगण मौजूद रहे। जो हमारे देश की जान माल की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उन ऐसे महान सपूत को हम सब लोगों ने मिलकर उनके स्मृति में पुष्प चक्र अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे वीर जवानों के ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए जिन्होंने हम सब की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और निश्चित ही उनके बलिदान से ही आज हम सभी सुरक्षित रहते हैं। देश की आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखने में तथा नागरिक एक सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सकें, इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों का योगदान सराहनीय है। और आज के दिवस के दिन जो अपने कर्तव्य पथ पर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, हम सभी उनको अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पिछले 1 वर्ष में जो भी हमारे पुलिस, विभिन्न राज्य की पुलिस फोर्स के जवान हैं, हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल के अंदर कार्यरत न केवल जवान परंतु अधिकारियों ने, अन्य ऑक्सिलरी फोर्सेज ने जो अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की सुरक्षा के लिए, देश के अंदर अमन चैन कायम करने के लिए, उन सबको आज हमने एक बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करी है। और जो हमारे कोरबा के निवासी 12 हमारे शहीद जवान हैं, उनके परिवारों से भी मिलकर उनकी समस्याओं को भी हमने जाना है। और मेरा यही जनता को भी संदेश है कि पुलिस आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स हो, वो सभी आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो उनका सहयोग करें, उनका जो भी आदमी यूनिफॉर्म में है, यदि वो वैध बात हो रहा है तो कानून का पालन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शहीद और शहीद परिवार भी यहाँ पर, उनके परिजन यहाँ पर कंवर जिनकी पद स्थापना कांकेर में थी। उधर बीजापुर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रक्षित केंद्र नया लाइन गंगालूर रोड में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव, शहीद पुलिस जवानों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस बल के अन्य अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर की और इसके बाद पुलिस जवानों ने श्रद्धांजलि परेड प्रस्तुत की, जिसमें शहीदों के नामों का वाचन किया गया और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जितेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस बल के जवानों की शहादत समाज की सुरक्षा और देश की एकता का आधार है। प्रत्येक नागरिक को उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए। देखिए, आज 21 अक्टूबर जो पुलिस कमेमोरेशन डे या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज के दिन ही सन 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवान लद्दाख हॉट स्प्रिंग में शहीद हुए थे। इसके याद में हर साल सभी हम शहीद जवानों की स्मृति में दिवस को मनाते हैं। इस साल पूरे देश में 191 पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 16 जवान और सीआरपीएफ के 9 जवान शामिल हैं। राजनांदगांव के नया बस स्टैंड पर दीपावली के पावन अवसर पर मौके पर जो है भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा एक विशेष दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर शहर और ग्रामीण अंचल से आए भूतपूर्व सैनिकों ने एक दूसरे से मिलकर पुराने दिनों को याद किया और देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ किया। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम की खास बात रही कि अग्निवीर भर्ती में सफल हुए युवाओं का विशेष सम्मान इन युवाओं ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलता पाई। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों और युवकों ने मंच से अपनी बातें भी साझा की और कहा कि यहां जो ट्रेनिंग मिल रही है वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मानसिक रूप से हमें और भी मजबूत बना रही है। उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में मैं भी करते थे हम भी सर। मैं क्या 2020 में रिटायरमेंट होकर आया था और 20 में आने के बाद मैं घर पे ही था। तो हमारे पहले गांव में करमतरा गांव है, वहां पर एक भैया हैं, उनका आज भी आभार व्यक्त करता हूं मैं। उन्होंने बोले कि अपना करमतरा में आया हो तो आप फ्री बैठे हो भैया, तो अपना बच्चों को प्रशिक्षण दो, अकादमी के बारे में बताओ क्या है, कैसे होता है, कैसे भर्ती होते हैं। तो उनका बहुत बड़ा मेरा जीवन में योगदान रहा। अपना करमतरा गांव में एक पुलिस में है अभी योगेश भैया है, तो उन्हीं के माध्यम से वहां पर पहले करमतरा में चालू किया था। करमतरा मेरे पास 120 बच्चे थे। करमतरा के बाद मैं फिर अपना तुमड़ी बोर्ड में चालू किया, चलो अकादमी को पढ़ाते हैं। उसके बाद अपना तुमड़ी बोर्ड और अपना मोहारा ग्राउंड में 3 जगह प्रशिक्षण चल रहा था। अभी खासकर 2 ही जगह चल रहा है, तुमड़ी बोर्ड में और अपना मोहारा में। मैं सिटी डिफेंस अकेडमी में 1 साल ट्रेनिंग किया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन नेवी में। मैं अभी अंडमान में पोस्टिंग हूँ। जहाज में जो इंडियन नेवी के जहाज हैं, शिप हैं, उनमें जो सर्चिंग करते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड में, वहाँ अभी पोस्टिंग हूँ। ट्रेनिंग लिए तो ट्रेनिंग से क्या बदलाव महसूस हुआ? ट्रेनिंग से बहुत बदलाव होता है, क्योंकि हम अभी सिविल लाइफ जीते रहते हैं, जो अभी बाहर में रहते हैं, तो वहाँ फौज में जाके जो डिसिप्लिन है वो बहुत काम आता है बाहर में। और जो वहाँ बताते हैं जो कैसे सीनियर से बात करना है और क्या करना है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा तुषार कुमार। ट्रेनिंग स्टार्ट हुए, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुए 1 महीने होने वाला है। वहाँ हम लोग को भूतपूर्व सैनिक सर लोग हैं, वो निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं हम लोग को। मैं ग्रामीण अंचल से आती हूँ। ऐसी लड़कियां जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिनको वर्दी की चाह है, वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुड़े। सर, ये हमारा शिखर डिफेंस अकेडमी लगभग 5 साल से चला आ रहा है और सर लोग मार्गदर्शन से बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ, और बच्चों के भविष्य के लिए मोटिवेट अच्छे से करते हैं सर। और जो भी हो सकता है अपने से कर रहे हैं सर। बाकी सब आप भूतपूर्व सैनिक हैं, जो ऑफिसर
ड्रेन सर, उनसे बस यही चाहते हैं कि सब आगे बढ़े और हम लग जाएं, उनके लिए बहुत काफी है सर। मेरा नाम मीना कुमार है सर। मैं पिछले 2 वर्ष से सर ट्रेनिंग वहीं कर रहा हूँ। आशा है कि मेरा भी हो जाए। मैं किसी तरीके से उधर कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग लोगों में काफी लोकप्रिय हैं और उसकी वजह है लोगों से उनका मिलनसार व्यवहार। इतना ही नहीं, वे लोगों की परेशानियों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। रिपोर्ट देखिए। कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सांसद भोजराज नाग से हमारे जिला ब्यूरो अनिल कुमार नेताम ने खास बातचीत की है। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही माइंस प्रभावित गांव में भी जाकर लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द फोन करने की बात भी कहते हैं। अपने तेज तर्रार अंदाज से जाने जाने वाले सांसद कांकेर लोकसभा से भोजराज नाग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि वे लगातार क्षेत्र में अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं और आमजन से मिलते हैं। आमजन से इनकी क्या चर्चाएं होती है और किन किन समस्याओं को सांसद जी के पास रखते हैं, इन सब सभी पहलू पर बात करेंगे। सांसद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे पहले सवाल ये रहेगा सर कि आप लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं। आमजन, अंदरूनी क्षेत्र की बात करें, वहां तक भी पहुंचते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। क्या कुछ समस्याएं आपके पास रखते हैं? सबसे पहले तो आज दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे कांकेर लोकसभा वासियों को और भारत देशवासियों को मैं दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। आपने लगातार आप अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं सांसद महोदय और लगातार आमजन से भी मिलते हैं। काफी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, आप तक भी बात रखते होंगे। किस तरह से बातें जो है आपके सामने ला रहे हैं? देखिए, हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, कांकेर क्षेत्र है, ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ विकास की काफी संभावनाएं हैं। पिछले कई दशक से यहाँ नक्सलवाद का दंश झेल रहा क्षेत्र है। इसके कारण हमारे क्षेत्र में जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाई है। आज भी मूलभूत सुविधाएं को लेकर के वहाँ के आम जनता काफी त्रस्त है, परेशान है। इसलिए हम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं और क्षेत्र की जो जनता है उसकी मूलभूत समस्या है उसको कैसे निराकरण हो, इसका प्रयास करते हैं। जी, लगातार आपका संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि बालोद जिला भी आपके क्षेत्र में आता है, साथ ही पूरे कांकेर आपके क्षेत्र में आता है। माइनिंग कांकेर जिले में अधिकतर है, खास करके भानुप्रतापपुर ब्लॉक की बात हो तो यहाँ पर अमूमन देखा जाता है प्रबंधक के साथ आपसी सामंजस्य ग्रामीण बीच में नहीं बैठ पाता है। अपनी चाहे बात रोजगार की हो या क्षेत्रीय समस्याएं सड़कों की हो, क्योंकि माइनिंग की वजह से काफी रास्ते भी खराब होते हैं। इन तमाम पहलू पे समस्याएं भी आपके पास आती हैं। तो माइंस प्रबंधक रोजगार देने की बात तो करता है लेकिन स्थानीय लोगों को वहां तो नहीं दिया जाता है, ऐसा ग्रामीणों को हमेशा शिकायत रहता है। देखिए, हमारा कांकेर लोकसभा, चाहे कांकेर जिला कहें या बालोद जिला कहें, ये दोनों माइंस वाला क्षेत्र है। दल्ली राजहरा में भी बीएसपी माइंस 50-60 वर्षों से काम कर रही है और आने वाले 50-60 साल में रावघाट खदान भी अभी जो शुरू हुआ है उसको आगे काम करना है। लेकिन हम माइंस प्रभावित जो गांव है, जो क्षेत्र है, वहां पे जाके देखते हैं तो वास्तव में वहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, वहां की जो मूलभूत समस्या है उसमें अनेक परेशानी है, दिक्कत है। इसी बात को लेकर के मैं अभी लगातार कुछ दिनों से, चाहे वो निजी माइंस के क्षेत्र हो, चाहे बीएसपी के हो, चाहे अन्य माइंस के क्षेत्र हो, ऐसे प्रभावित गांव में जाकर के जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो गाइडलाइन तैयार किया है कि वहां के जो 70% वहां के रॉयल्टी के राशि का, सीएसआर के राशि का उस क्षेत्र में, उस गांव में विकास होना है और ये सब हो नहीं रहा है। इस बात को लेकर के मैं यहाँ के जिला प्रशासन को, माइंस प्रबंधक को अवगत कराया हूँ। आने वाला समय में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल करके, पत्र व्यवहार करके इस सारे व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करूंगा। आप लगातार दिल्ली भी दौरा होता है क्योंकि आप ज्यादा फोकस देखते हैं किस क्षेत्र पे आपका ज्यादा फोकस रहता है कि आप अपने जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उनको आगे आप दिल्ली, जैसे दिल्ली में पहुंचा है, दिल्ली संसदीय क्षेत्र में जैसे आपका संसदीय क्षेत्र कांकेर है, दिल्ली तक आप बात कर जाते हैं, किन क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस रहता है? निश्चित रूप से
हमारी सरकार की जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय योजना को सोच करके उन्होंने लागू किया था, और आज हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को पूरा कर रहे हैं। और इसी का ये देन है कि आज छत्तीसगढ़ में कहें चाहे भारत देश में कहें, आज जो आम जनता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना का लाभ मिल रहा है और क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे सांसद भोजराज नाग जी, जो अपने तेज तर्रार अंदाज से भी जाने जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण नहीं होता। जब शिकायत सांसद जी के पास आता है तो वो अधिकारियों को भी फटकार लगाते हैं, क्योंकि जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है, और जो अंतिम व्यक्ति जो बसे होते हैं, क्योंकि जो शासन की योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इनका पूरा ख्याल रखते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरा भी करते दिखते हैं सांसद महोदय। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। सांसद भोजराज नाग अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरा करते हैं। वे लोगों की समस्याओं पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाते हैं, और उनकी यही कार्यशैली उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, जिससे वो जनता में काफी लोकप्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां पर दिवाली के पर्व पर वार्ड क्रमांक 11 शंकरनगर पार्षद आशीष चंद्राकर ने अपने वार्ड के समस्त सफाई कर्मचारी और मितानिनों को बुलाकर सम्मान स्वरूप उन्हें दिवाली का उपहार दिया। इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपने वार्ड वासियों को भी शुभकामनाएं दी और कहा कि इन सफाई कर्मचारियों के द्वारा साल भर हमारे वार्ड की सफाई की जाती है, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी विचारधारा के साथ हमने सभी वार्ड के सफाई कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। सबको जय श्री राम। धनतेरस की बहुत बहुत बधाई सबको, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको पता है कि आज मैं वार्ड का पार्षद भी हूँ, आशीष इंफोटेक भी मेरा है। आज हम लोगों ने जो सफाई मित्र है, जिनको मैं सफाई मित्र बोलता हूँ, जो वार्ड पूरा संभालते हैं, हम तो अभी आए हैं अपने देख रेख करते, लेकिन असली जो काम करने वाले जो लोग हैं वो हमारे सफाई मित्र हैं। तो आज नितान सफाई मित्रों को आज हम लोग उनके लिए एक छोटा सा उपहार स्वरूप एक भेंट टू भेंट हमारे आशीष इंफोटेक में हमने रखा था, उनको भेंट हमने दिया, उपहार दिया, क्योंकि वो भी दिवाली अच्छे से मनाए, बच्चों के साथ मनाए, क्योंकि साफ सफाई और ये की देखरेख उनके हाथ में ही है पूरा। और मैं चाहता हूँ कि वार्ड 11 एक आदर्श वार्ड बने, स्मार्ट वार्ड बने, और बहुत बहुत सबको बधाई दिवाली की। उधर कांकेर की अंतागढ़ विधानसभा में अब विकास देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे की वजह है विधायक विक्रम उसेंडी, जिन्होंने ऐसे क्षेत्र में विकास करके दिखाया जो संवेदनशील क्षेत्र में आता है। कांकेर की अंतरगढ़ विधानसभा संवेदनशील क्षेत्र में आती है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा में विकास की, लेकिन इस नामुमकिन काम को भी विधायक विक्रम उसेंडी ने मुमकिन करके दिखाया है। जब हमारे जिला ब्यूरो अनिल कुमार ने विधायक विक्रम उसेंडी से खास बातचीत की, तो उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और हो रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। अंतरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक विक्रम उसेंडी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम तरीके से भी लोगों से मिलते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा भी करते रहते हैं। क्या कुछ दौरे में निकलता है, क्या चर्चाएं जो लोग होती हैं, आम जनता क्या समस्याएं उनको बताते हैं, सही चर्चा करेंगे। सर, आप लगातार दौरा कर रहे हैं क्षेत्र में,
बहुत सी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की। किस तरह से आप जब लोगों से मिलते, क्या क्या बातें आपके सामने रखती हैं? देखिए, इस समय जो बदली हुई परिस्थितियों में, खासकर इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि अंदरूनी क्षेत्र में बहुत ज्यादा दौरा पहले हो नहीं पाता था। अब चूंकि वामपंथ उग्रवाद की जो समस्या, नक्सलवाद की जो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है और अंदरूनी क्षेत्र में भी लोग विकास का काम चाहते हैं, वहां काम हो, उनकी मूलभूत समस्या का समाधान हो। इसलिए बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्र में कार्यक्रम भी मेरे हुए हैं, जहां किन्हीं कारणों से पहले कार्यक्रम हो नहीं पाता था। कार्यक्रम हम जाना चाहते तो भी वहां की स्थिति ऐसी होती थी कि कार्यकर्ता तैयार नहीं हो पाते थे, गांव वाले या प्रशासन की तरफ से भी ये बात कई बार आती थी। तो कुल मिलाकर ऐसे गांव थे, लेकिन इस समय हम गांवों को मैं चिन्हांकित करके उन गांव में ही कार्यक्रम, और वहां वाले भी चाह रहे हैं गांव वाले भी कार्यक्रम हो, तो उन जगह जा रहे हैं। तो जो भी वहां के जैसे कहीं पर पुल पुलिया सड़क के साथ साथ स्वास्थ्य की सभी मांग उनके द्वारा की जा रही है। जैसे मैं अभी उदाहरण स्वरूप में बताऊंगा कि अभी 9 जून को मैं मुरुंडी, जो कोयलीबड़ा ब्लॉक का बड़ा गांव है, क्योंकि अंतड़ विकासखंड से लगा क्षेत्र उधर लग जाता है, तो वहां पर भी गया था। तो लोग गांव वाले मांग कर रहे थे कि वहां पर पुल का निर्माण होना चाहिए, या बहुत इनसे हमको परेशानी होती है आने जाने में बरसात के समय। तो ये था, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, चूंकि आप लोगों का ये गांव हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र के पास ही है, जो आपका मेटा बोदली खनन वगैरह क्षेत्र पुरुंडी, वो नदी का पुल बनना चाहिए। मैंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम उसको तत्काल हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो हम अभी पिछले दिनों डीएमएफ की बैठक हुई, हमने प्रस्ताव दिया। अभी वहां बड़ा एक पुल का निर्माण होने वाला, स्वीकृति मिल गई है 9 करोड़ का, वह काम होना है। तो निश्चित रूप से गाँव वाले भी खुश हैं। उनकी मैं कुछ समझ रहा था कि सबसे ज्यादा भी बरसात के समय तो एक व्यक्ति भी अभी अगस्त में वहां पर वो नदी पार करते वह भी गए थे। इस प्रकार के कई जगह मांग पुल पुलिया के साथ साथ और कुछ जगह कहीं पर स्कूल भवन की मांग है, उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग है। ऐसे अलग अलग मांग अंदरूनी क्षेत्र में आ रही है। खास करके हमारा जो नियत नीलानार, जो कोयलीबड़ा के अंदर का गांव है, पानीडुबरी क्षेत्र, वो 10 किलोमीटर एरिया में वहां पर विकास के बहुत सारे काम हो रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है वहां पूरा। उसी प्रकार से आमाबड़ा क्षेत्र में, अंदरूनी क्षेत्र में काम है, वहां पर भी बहुत सारे काम सड़क पुल पुलियों के चल रहे हैं। तो कुल मिला के अभी इस समय अंदरूनी क्षेत्र में जो काम पहले नहीं हो रहे थे, वो कामों की डिमांड्स आ रही है, काम हो रहे हैं। और कुल मिला के हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है, विष्णुदेव साय की सरकार की, अंदरूनी क्षेत्र में गांव गरीब किसानों के दृष्टि से जो मूलभूत जो समस्या है उनका समाधान पहले प्राथमिकता में हो। केंद्र से भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद आपने देखा होगा कि पिछले 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे ग्रामीणों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार बनते ही प्रधानमंत्री आवास का निर्माण का काम चल रहा है, और बाकी और भी जो वहां के डिमांड्स आ रहे हैं उनका निर्माण की प्रक्रिया सतत चल रही है। तो कुल मिला के अंदरूनी क्षेत्र मेरा प्रवास भी हो रहा है और लोगों की वहां से कार्यक्रम भी बन रहे हैं, मैं जा भी रहा हूं। तो उनके जो मांगे प्राथमिकता के आधार पे, मांग तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता क्रम में अपन तय करते हैं, जो कामों को हम स्वीकृति कर रहे हैं, तो गांव में भी एक बदली हुई परिस्थितियों में काम तो अभी हो रहे हैं। सर, आपने जैसा कि जिक्र किया माइंस प्रभावित क्षेत्रों का, तो अमूमन एक शिकायत आता है ग्रामीणों का कि प्रबंधक के द्वारा, माइंस प्रबंधक जो होते हैं उनके बीच में ग्रामीणों के बीच में कोऑर्डिनेशन का नहीं बन पाता है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कहा जाता है, लेकिन उनको रोजगार मुहैया नहीं कराते। इस पे काफी विवाद की स्थिति बन पड़ता है। तो इस पे किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो माइनिंग प्रभावित क्षेत्र में वहाँ मूलभूत विकास का काम तो होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में माइंस निकल रहा है, तो वहां पर चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब चीजों का एक प्राथमिकता के आधार पे, और जो सीएसआर मद का भी फंड आता है, जो सीधा माइनिंग विभाग से जो वहां खनन करने वाले उनको भी करना रहता है, बाकी जो अलग से राज्य शासन माते वो तो है ही है। तो कुल मिलाकर उन गांवों को भी हम प्राथमिकता में ले रहे हैं कि उन क्षेत्र में ही काम हो। हमने अभी जो डीएमएफ की बैठक में भी हमने कहा
की बैठक में कि भाई जो प्रभावित एरिया है 70% राशि उस क्षेत्र में खर्च होना चाहिए। मैंने प्रस्ताव को भी रखा है, तो उस हिसाब से हमने प्रस्ताव भी दिया है। उसमें कुछ कामों की स्वीकृति मिली है और आने वाले समय में उन क्षेत्रों को ही जो किसी न किसी कारण से वहां पर विकास नहीं हो पा रहा था, माइनिंग प्रभावित क्षेत्र एक्ट में जो प्रावधान है उस अनुसार वहां का विकास का काम होना चाहिए, हमारी पहले प्राथमिकता रहेगी। सर, तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक विक्रम मुचंडी जी, जिनका साफ कहना है लोगों की जरूरत और मांग के अनुरूप बेहतर काम किया जा रहा है और भी आने वाले समय में बेहतर से बेहतर काम कर लोगों को और भी अधिक सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। विधायक विक्रम मुचंडी ने अपने क्षेत्र में कुछ कार्य जनता को समर्पित किए और कुछ कार्य ऐसे अभी और हैं जो क्षेत्र में कराने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।